हेलो बच्चों। आज ये वीडियो आपको थोड़ा सा लेट से मिल रहा है, आई नो। बीच में अभी थोड़ा सा गैप हो गया क्योंकि कुछ काम था मुझे, थोड़ा सा बिज़ी रह गया मैं, है ना। बट कोई नहीं, थोड़ा थोड़ा कभी कभी ऐसे होता है। आपको भी आराम मिल गया है ना, अच्छी बात है। इसको थोड़ा पॉजिटिव वे में ले लो आप, ठीक है। तो कोई नहीं, इसके पहले आपको काम भी अच्छा खासा मिला था, तो चलो आज मैं कंटिन्यू करता हूँ। तो आज मैं देखता हूँ मैंने स्टार्ट किया था चैप्टर मेंस्ट्रुएशन, है ना। तो उसमें हम लोग देखते हैं कि आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है। ओके, क्या देखते हैं? एरिया ऑफ रोम्बस। अब रोम्बस क्या होता है? रोम्बस का मतलब होता है समचतुर्भुज। तो एक बात बताओ, समचतुर्भुज भी तो एक टाइप का क्या होता है? पैरेललोग्राम ही होता है ना, जो कैसा दिखता है? ऐसा दिखता है। जो से कैसा दिखता है? ऐसा दिखता है। जो कुछ ऐसा होगा, ABCD, और इसके मैं ऐसे डायगोनल्स को ज्वाइन कर देता हूँ, मीन्स विकर्णों को, इनको ज्वाइन कर दिया। तो ये अगर O पॉइंट पे मिलते हैं, ठीक है, तो इसका एरिया क्या होगा? ठीक है, तो चलो एरिया इसका हम लोग फाइंड करते हैं। तो ये भी वन टाइप ऑफ क्या है? पैरेललोग्राम है। तो पैरेललोग्राम का एरिया का क्या पढ़ा था हम लोगों ने? पैरेललोग्राम का एरिया पढ़ा था बेस इनटू हाइट, पढ़ा था ना। पैरेललोग्राम का एरिया क्या पढ़ा था? बेस इनटू हाइट पढ़ा था। तो वैसे तो इसका एरिया बेस इनटू हाइट भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर अपने को बेस पता हो, करस्पॉन्डिंग हाइट पता हो, अगर लास्ट वीडियो आपने देखा होगा तो आपको पता होगा कि बेस क्या होता है, करस्पॉन्डिंग हाइट क्या होता है। लेकिन इसमें मतलब कि समचतुर्भुज में रोम्बस का एरिया एक और तरीके से हम लोग फाइंड कर सकते हैं। मैं बताता हूँ कैसे। तो यहाँ पे देखो, एक बात बताओ, एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB क्या होगा? AOB ट्राइंगल का एरिया क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब अगर एक राइट एंगल ट्राइंगल हो जाता है तो उसका एरिया, तो अगर ये ABC ट्राइंगल होता है सपोज, तो हाफ इंटू AB इंटू BC होता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि उसका बेस अगर BC है तो हाइट क्या है? AB है। ऐसा होता है ना। इसके लिए क्या हो जाता है उसका एरिया, दोनों जो 90 डिग्री एंगल बनाने वाले साइड्स होते हैं उनका प्रोडक्ट और मल्टीप्लाइड बाय 1/2 होता है। तो AOB भी तो क्या है? एक राइट एंगल ट्राइंगल है, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा है कि किसी भी रोम्बस के जो डायगोनल्स होते हैं वो 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। तो AOB का एरिया क्या हो जाएगा? हाफ इंटू AO इंटू OB होगा ना। हाफ इंटू AO इंटू OB हो जाएगा। ये आराम से आपको समझ में आया होगा। अब ऐसे ही आप सोचो तो एरिया ऑफ ट्राइंगल कुछ भी ले लो, AOD ले लो, वो भी क्या हो जाएगा? AOD का एरिया देखो तो वो भी तो उतना ही होगा ना, हाफ इंटू AO इंटू OD, हाफ इंटू AO इंटू OD। वैसे एरिया ऑफ COD देख लो आप, ट्राइंगल COD देखोगे तो क्या होगा? हाफ इंटू CO इंटू OD। और एरिया ऑफ ट्राइंगल BOC बचा, वो कितना हो जाएगा? हाफ इंटू OB इंटू OC, है कि नहीं? तो अब इन सबको एक बार ऐड करके देखते हैं, तो वही तो होगा एरिया ऑफ ABCD, तो वही हो जाएगा। तो इन सबको मैं ऐड करके दिखाता हूँ आपको, या ऐसे भी नहीं सोचना है आपको। तो आप ये समझो कि AOB का एरिया तो BOC के एरिया के इक्वल होगा, क्योंकि दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है। वैसे BOC का एरिया COD के इक्वल होगा, क्योंकि वो दोनों भी कॉन्ग्रुएंट है। COD का एरिया AOD के इक्वल होगा, क्योंकि वो दोनों भी कॉन्ग्रुएंट है। तो ये चारों ट्रायंगल का एरिया इक्वल ही होने वाला है। तो आप चाहो तो क्या लिख सकते हो? चाहो तो आप ये भी लिख सकते हो, हाफ इंटू, ऐसे में लिखता हूँ, एरिया ऑफ ABCD, सीधे डायरेक्ट उन सबको ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। हाफ इंटू AOB का एरिया, एक मिनट रुको मैं थोड़ा और अच्छे से लिख देता हूँ। फोर मल्टीप्लाइड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB। अब एरिया ऑफ AOB कितना है? हाफ इंटू AO इंटू OB। अब एक बात बताओ, AO कितना है? क्या AO को मैं AC का आधा बोलूं? अब याद करो, हम लोगों ने ये भी पढ़ा था कि कोई भी पैरेललोग्राम हो या कोई भी रोम्बस हो, मतलब
समचतुर्भुज हो तो उसके जो डायगोनल्स होते हैं एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट मतलब दो बराबर भाग में बांटते हैं, मतलब AO और OC का लेंथ बराबर होगा, OD और OB का लेंथ बराबर होगा। तो क्या मैं AO को AC का आधा बोल सकता हूँ? बिल्कुल बोल सकता हूँ। क्या OB को BD का आधा बोला जा सकता है? बिल्कुल बोला जा सकता है। तो यहाँ देखो 2 × 2 4 होता है, 4 4 खत्म हुआ, एक हाफ बचा AC × BD। अब AC को ध्यान से देखो तो वो पहला डायगोनल था, है ना, उसका एक डायगोनल AC है, दूसरा डायगोनल BD है। मतलब कि पूरे ये जो आया अपना समचतुर्भुज, उसका एरिया क्या बोल सकता हूँ मैं? हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ द डायगोनल्स, मतलब कि दोनों डायगोनल्स का गुणनफल गुना 1/2। ठीक है, तो मैं ऐसे बोलूँगा, लास्ट में सारांश में लिख देता हूँ कि इफ़ D1 एंड D2 आर diagonals of of any rhombus, then area of rhombus is half into D1 into D2। ये आपको याद रखना है कि रोम्बस का एरिया ऐसा कुछ होता है। ठीक है, तो आराम से इस चीज़ को आप समझ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो इस पे बेस्ड हम लोग एक दो और क्वेश्चंस करते हैं, एग्जांपल करते हैं, ताकि अपने जो छोटे मोटे डाउट्स हैं वो भी क्लियर हो जाए। तो पहला एग्जांपल, द एरिया ऑफ अ रोम्बस is 72 centimeter square if its perimeter is 32 centimeter. Find its altitude। अब देखो ध्यान से क्या क्वेश्चन का मीनिंग है कि एक रोम्बस का एरिया पता है, उसका पेरीमीटर पता है, तो उसका ऑल्टीट्यूड चाहिए। ऑल्टीट्यूड मतलब उसका किसी एक साइड पे जो परपेंडिकुलर डाला है सामने के किसी वर्टेक्स से, उसको ही ऑल्टीट्यूड बोलते हैं। तो देखो ऐसे क्वेश्चंस में ना अगर डायग्राम बना लोगे ना तो आधा काम उधर ही हो जाता है। डायग्राम एक बार ड्रॉ कर लेना चाहिए, उससे ना चीज़ें दिखने लगती है और अपने को बहुत थोड़ा आसान लगने लगता है। तो मैं बोलता हूँ कि ABCD एक रोम्बस है। रोम्बस मतलब क्या? चारों साइड इक्वल। अच्छा, और उसका पेरीमीटर भी पता है। तो पेरीमीटर पता है। पेरीमीटर क्या होता है? चारों साइड्स का योगफल, मतलब चारों को जोड़ते हैं तो पेरीमीटर के इक्वल आता है, और चारों बराबर है। तो क्या चारों का लेंथ निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो मैं क्या बोल सकता हूं कि लेंथ ऑफ साइड, या ईच साइड बोल सकता हूं मैं, ईच साइड ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 32/4, 8 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि आप ही सोचो ना, चारों का योगफल है 32 और चारों बराबर है लेंथ में, तो क्या हो जाएगा? चारों बराबर ही है, तो मतलब कि किसी एक साइड के लेंथ का 4 गुना होता है ना, तो इसलिए इंटू हम लोगों ने 4 से डिवाइड कर दिया। अब नाउ एरिया ऑफ रोम्बस कितना पता है? एरिया ऑफ रोम्बस पता है 72 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ रोम्बस पता है 72 स्क्वायर। अब अभी और ऑल्टीट्यूड चाहिए, तो किसी एक साइड, मतलब कि ये जो साइड मैंने लिखा है वो क्या क्या है? AB है, BC है, CD है, AD है। तो उसका ऑल्टीट्यूड किसी भी को भी बेस, AB को बेस ले ले तो क्या ये ऑल्टीट्यूड हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। लास्ट डे में मैंने ये बताया था, अगर आपने AD को बेस ले लिया तो कुछ ये ऐसा हो जाएगा, ऑल्टीट्यूड होगा कि नहीं होगा? तो मैंने अगर AB को बेस ले लिया तो बेस इंटू हाइट भी तो किसी भी रोम्बस का एरिया होगा, क्योंकि वो भी एक टाइप का क्या है? पैरेललोग्राम ही है। तो मैं ऐसे एरिया बोलूँगा ऐसे कि कोई भी साइड लेंथ और उसका अल्टीट्यूड, तो अल्टीट्यूड क्या हो जाएगा, है ना, साइड इंटू अल्टीट्यूड हो जाएगा। अल्टीट्यूड क्या होता है? हाइट को ही अल्टीट्यूड आप समझ लो फिलहाल के लिए। हाइट को क्या बोलते हैं? अल्टीट्यूड बोलते हैं। इक्वल्स टू 72। साइड लेंथ क्या आया था? 8 आया था, इंटू अल्टीट्यूड इक्वल्स टू 72। हेंस अल्टीट्यूड इक्वल्स टू 72/8 सेंटीमीटर, सब सेंटीमीटर में था ना, इक्वल्स टू 9 सेंटीमीटर। ये हो गया उसका ऑल्टीट्यूड। ठीक है, तो सिर्फ एक ही फॉर्मूला याद नहीं रखेंगे हम लोग रोम्बस का, दोनों पता होना चाहिए। हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ द डायगोनल्स, या फिर बेस इंटू हाइट भी उसका एरिया, या बेस इंटू ऑल्टीट्यूड भी उसका एरिया हो सकता है।
ऊंचाई को ही ऑल्टीट्यूड बोलते हैं, उसी को हाइट भी बोलते हैं। मैं बार बार बोल रहा हूँ ताकि मुझे लगता है कि ऐसे क्या पता आपको डाउट हो। चलो एक और एग्जाम्पल करते हैं। अगला एग्जाम्पल है फाइंड द एरिया ऑफ अ रोम्बस हैविंग ईच साइड equal to 13 centimeter and one of whose diagonals is 24 सेंटीमीटर। अब ये क्या क्वेश्चन है, एक रोम्बस है, उसका एरिया निकालना है अगर एक साइड 13 सेंटीमीटर है और उसका एक डायगोनल पता है 24 सेंटीमीटर। अब इसमें क्या करें, चलो मैं बताता हूँ। सबसे पहला काम क्या होता है, डायग्राम ड्रॉ करना। सबसे पहले डायग्राम बनाएंगे। चलो ये डायग्राम बना लिया मैंने, ABCD, ठीक है। उसने बोला है कि ईच साइड 13 है, मैंने चलो नीचे वाले को 13 ले लिया और एक डायगोनल है 24, तो कोई भी डायगोनल ले लेते हैं। चलो ये वाला ले लेता हूँ, चलो दोनों डायगोनल ड्रॉ कर देते हैं, ये वाला भी कर दिया। अब यहाँ पे एंगल क्या है, यहाँ पे वो जो पॉइंट था उसे मैंने O बोल दिया, तो ये 13 सेंटीमीटर है। एक बात बताओ, AC का लेंथ कितना है, 24 सेंटीमीटर। AB का लेंथ कितना लिया हम लोगों ने, 13 सेंटीमीटर। तो AC 24 है, तो AO क्या AC का आधा हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि वापस से वही कॉन्सेप्ट कि दोनों डायगोनल एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, मतलब दो बराबर भागों में बांटते हैं। तो हाफ AC का लेंथ कितना पता था, 24 सेंटीमीटर, कितना आ गया 12 सेंटीमीटर। तो AO का लेंथ क्या बोल दूँ, 12 सेंटीमीटर। अब देखो इन ट्राइंगल AOB क्या OB स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर माइनस OA स्क्वायर होगा। क्यों, पाइथागोरस थ्योरम है ना। पाइथागोरस थ्योरम से किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में जो सबसे बड़ा साइड होता है उसका स्क्वायर बराबर बाकी दोनों साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है, वही यूज़ किया मैंने। AB कितना है 13 स्क्वायर माइनस OA कितना है 12 स्क्वायर। अब मैं 13 स्क्वायर 12 स्क्वायर अलग से नहीं निकालूंगा, इन दोनों को जोड़ देता हूँ, इन दोनों को घटा देता हूँ, क्योंकि A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर इज A प्लस B इंटू A माइनस B। तो OB कितना हो जाएगा, 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है 5, तो OB 5 सेंटीमीटर लिख देता हूँ क्योंकि बाकी सब कुछ भी सेंटीमीटर में था। OB आ चुका है। अब क्या पूछा था क्वेश्चन में, उसका एरिया। तो एरिया के लिए मेरे दिमाग में टारगेट चल रहा था कि दूसरा डायगोनल आ जाए तो एरिया निकाल लेंगे, क्योंकि थोड़ी देर पहले हम लोगों ने फॉर्मूला देखा था कि एरिया ऑफ रोम्बस इज हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ बोथ डायगोनल्स, और एक डायगोनल का लेंथ पता है, दूसरा निकालने तो हो जाएगा। तो दूसरा डायगोनल क्या है BD, तो BD डायगोनल को देखो, BD डायगोनल क्या होगा, OB का डबल होगा, बिल्कुल होगा। क्यों होगा, क्योंकि वही दो बोथ डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। 2 इंटू OB का लेंथ 5 सेंटीमीटर, कितना आ गया 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ मैं लिखता हूँ एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल्स टू हाफ इंटू D1 इंटू D2। हाफ, पहला डायगोनल कितना था याद करो, क्वेश्चन में गिवन था 24 सेंटीमीटर, और दूसरा कितना आया अभी 10 सेंटीमीटर, इक्वल्स टू 120 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया है तो स्क्वायर हो जाएगा ना। तो ये हो गया डायगोनल का, ये हो गया रोम्बस का एरिया। ठीक है, ये आप आसानी से समझ गए होंगे, बहुत आसान सा है ये एग्जाम्पल। अब ऐसे एग्जाम्पल से अपने को सीखना है, ठीक है, और ऐसा क्वेश्चन बाद में मिले तो अपने से होना चाहिए। चलो एक और एग्जाम्पल मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो अगला एग्जाम्पल है, इफ द area of a rhombus be 48 centimeter square and one of its diagonal is 12 centimeter, find its altitude। अब देखो क्या बोला जा रहा है कि इफ़ द एरिया ऑफ रोम्बस बी 48, एरिया पता है। मेरी आदत है, मैं भले ही बिना डायग्राम का भी क्वेश्चन हो जाए बट कोशिश करता हूँ कि लगभग हर बार मैं डायग्राम बना ही दूँ, ताकि अगर एक दो चीज़ें छूट रही हो तो वो भी दिख जाए। तो एरिया ऑफ रोम्बस बी 48, एरिया पता है और एक डायगोनल 12 है, तो कोई भी डायगोनल ले लेता हूँ, ये वाला और ये वाला, चलो दोनों ड्रॉ कर देते हैं। एक डायगोनल 12 है,
तो एरिया पता है, एक डायगोनल पता है। अच्छा, तो इन दोनों का यूज करके दूसरा डायगोनल तो निकाल सकते हैं ना, क्योंकि एरिया बराबर हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ द डायगोनल्स इंटू उसका आधा। तो इन ऐसे लिखता हूं, इन रोम्बस ABCD एरिया ऑफ ABCD इज इक्वल्स टू 48 सेंटीमीटर स्क्वायर, और वो एरिया क्या होगा, हाफ इंटू BD इंटू AC 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। और किसी का भी ले लो, 12 है तो मैं क्या छोटे वाले का ही लेता हूँ, बड़े वाले का भी ले सकते हो, आंसर वही आएगा। इसको 12 ले लेता हूँ इंटू AC इक्वल्स टू 48। तो AC कितना हो गया, 48/6 सेंटीमीटर, कितना आ गया, 8 सेंटीमीटर। दूसरा डायगोनल आ चुका है। देखो उल्टा लिया था, देखो BD को 12 ले लिया, AC 8 आ गया, मतलब बड़ा वाला तो 12 होना चाहिए था ना, बट कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम लोगों को नॉर्मल ही चाहिए था। तो अब एक डायगोनल आ चुका है, तो डायगोनल का आपको पता है कि एक दूसरे को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। तो इसको कुछ नाम देता हूँ O। अपने को चाहिए क्या, इसका ऑल्टीट्यूड चाहिए। तो ऑल्टीट्यूड के लिए आप ये समझो, ऑल्टीट्यूड चाहिए तो बेस पता होना चाहिए, बेस पता होगा तो एरिया पता होगा, तो उसका ऑल्टीट्यूड बता पाएंगे, है कि नहीं, क्योंकि बेस इंटू ऑल्टीट्यूड इक्वल्स टू एरिया होता है। तो एरिया तो पता है। अब बेस निकालने के लिए हम लोगों ने इतना डायगोनल निकाला, क्योंकि डायगोनल का यूज़ करके बेस निकाला जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे एंगल क्या होता है, 90 डिग्री होता है। तो अब मैं लिखूंगा इन ट्रायंगल AOB, है ना। OA का लेंथ कितना होगा, हाफ इंटू AC होगा क्या, बिल्कुल होगा। क्यों होगा, वापस से बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, AC का लेंथ कितना है, 4 सेंटीमीटर। वैसे ही OB कितना होगा, BD का आधा। क्यों, सेम कहानी, हाफ। BD का लेंथ कितना था, 12 क्वेश्चन में गिवन था, 6 सेंटीमीटर। तो अब AB का स्क्वायर क्या होता है, AB का स्क्वायर होता है OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर। क्यों, पाइथागोरस थ्योरम। OA 4 है, OB 6 है, 16 + 36 इक्वल्स टू 52, √52 सेंटीमीटर। ये AB आ गया। सॉरी, यहाँ पे मैंने ये क्या पता पहले भी ये गलती की, लिखने में थोड़ा कभी कभी हो जाता है। ये इक्वल्स टू आ गया 52, तो AB कितना होगा, √52 सेंटीमीटर। ऊपर भी ऐसा एक क्वेश्चन था, वहाँ भी मैंने ऐसी गलती तो नहीं की थी, नहीं यहाँ सही है, नहीं ऊपर हर जगह सही है, ठीक है। AB मतलब साइड लेंथ आ चुका है। अब एरिया इक्वल्स टू वापस से क्या है, एरिया गिवन कितना था, देखो 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एरिया है, होता क्या है, बेस इंटू ऑल्टीट्यूड, यही होता है ना, पढ़ा है हम लोगों ने। वो कितना है, 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। बेस अभी निकाला हम लोगों ने AB, तो √52 इंटू ऑल्टीट्यूड जो भी आएगा वही तो चाहिए अपने को, इक्वल्स टू 48। तो ऑल्टीट्यूड कितना हो जाएगा, 48/√52 सेंटीमीटर। और इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है तो 48/√52 को 2 इंटू 2 इंटू 13 लिख सकते हैं। 2 बाहर आ जाएगा, √13 बचेगा सेंटीमीटर। इससे ज़्यादा सिंप्लीफाई नहीं किया जा सकता है। और √13 से ऊपर नीचे मैंने गुना कर दिया। अगर आपको समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, आप इसी को आंसर लिख दो, चलेगा, वो अपना आंसर है, ठीक है। तो ये होता है रोम्बस का एरिया। रोम्बस के एरिया का फॉर्मूला देखा, उस पर बेस्ड कई सारे क्वेश्चंस किए हम लोगों ने, ठीक है। अब देखते हैं ट्रेपेजियम का एरिया क्या होता है। अब देखते हैं हम लोग ट्रेपेजियम का एरिया क्या होता है, ठीक है। चलो बताता हूँ। तो आगे मैं लिख देता हूँ, अगले टॉपिक का नाम है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। अब ये इतने जो फॉर्मूलाज मैंने आपको बताया है, वो सारे फॉर्मूलाज याद रखो तो ही फ़ायदा होगा, ठीक है। तभी आपके दिमाग में फॉर्मूला अचानक से आएगा और आप क्वेश्चंस कर पाओगे, ठीक है। तो देखो ट्रेपेजियम पहली बात दिखता कैसा है, वो भी कई लोगों को कन्फ्यूजन होता है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ट्रेपेजियम दिखता है ऐसा, 2 सामने की साइड से पैरेलल होते हैं, बाकी दोनों पैरेलल नहीं होता है। तो ट्रेपेजियम दिखता है अपना ABCD। अब इसका एरिया निकालना है, तो कई बार अलग अलग तरह का कॉन्सेप्ट तो यूज़ करते हैं इसमें। वैसे मैं चलो इसका फॉर्मूला डिराइव करके दिखाता हूँ कि फॉर्मूला इसका होता क्या है। तो ये जो ABCD मैंने बोला है,
इसमें मैं क्या करता हूँ, एक डायगोनल को ज्वाइन कर देता हूँ। मैंने ए सी को ज्वाइन कर दिया, ऐसे डॉटेड लाइन से ज्वाइन किया है, आप समझ जाना, ए सी को ज्वाइन कर दिया। तो एक बात बताओ, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ए बी सी डी कितना हो जाएगा? क्या वो एरिया वो इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी सी होगा क्या? बिल्कुल होगा। अगर ए बी सी के एरिया में ए डी सी का एरिया ऐड कर दिया जाए तो ट्रेपेजियम ए बी सी डी का एरिया आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं एक डी से परपेंडिकुलर डालता हूँ, तो यही क्या हो गया, हाइट हो गया ना। ये क्या हो गया, हाइट हो गया। अब देखना ध्यान से, अब मैं निकालता हूँ एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, क्या होगा। अब अगर आप सी से भी एक परपेंडिकुलर डालोगे, सी से भी आपने एक परपेंडिकुलर डाल दिया, तो आप ध्यान से देखो, तो सी से जो परपेंडिकुलर डाला है आपने और डी से जो परपेंडिकुलर डाला है, दोनों का लेंथ तो इक्वल ही होगा। क्यों इक्वल होगा? क्योंकि ए बी इज पैरेलल टू डी सी, है ना। और पैरेलल, एक पैरेलल लाइन से दूसरे पे आप कितने भी परपेंडिकुलर डालो, सबका लेंथ क्या होता है, इक्वल ही होता है। ऐसे दो पैरेलल लाइंस है, दोनों के बीच बहुत सारे परपेंडिकुलर ऐसे लाइंस है, तो सबका लेंथ क्या होने वाला है, इक्वल होने वाला है। अगर आपको नहीं पता तो याद रखो, ये सब क्या होगा, अगर ये सब परपेंडिकुलर है तो ये सब का लेंथ भी क्या होगा, इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा? तो आप ऐसे किसी भी एक को पकड़ लो, इसको पकड़ लिया मैंने, तो इसके सारे एंगल्स क्या है, 90 डिग्री है सारे एंगल्स। मतलब क्या बन गया, ये रेक्टेंगल बन गया। तो रेक्टेंगल के सारे जो अपोजिट साइड्स होते हैं उसका लेंथ तो इक्वल ही होता है ना। तो ये दोनों क्या अपोजिट साइड्स ही है कि नहीं। इसीलिए जो दो पैरेलल लाइंस के बीच जितने भी परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ करोगे सबका लेंथ इक्वल होगा। तो एरिया ऑफ ए बी सी वैसे होगा क्या, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। चलो मैं फॉर्मूला भी लिख देता हूँ। तो हाफ बेस क्या है ए बी सी के लिए, ए बी को बेस ले लेता हूँ, तो हाइट क्या हो जाएगा, सी एन। ठीक है, तो एरिया ऑफ ए बी सी मैंने ये ले लिया, चलो इसको लिख देता हूँ ए बी सी, इसको मैं बोल देता हूँ इक्वेशन 1। अब एरिया ऑफ ए बी सी निकाल लिया, दूसरा क्या निकालना है, ए डी सी निकालना है, ट्राइंगल ए डी सी। वो कितना हो जाएगा, वापस से हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यही होता है। तो ये इक्वल्स टू क्या होगा, देखो अब मैं वापस से, अब इसका हाइट क्या होगा। तो कोई भी एक अधिक कोण त्रिभुज होता है ना, अधिक कोण त्रिभुज मतलब ऑब्ट्यूज ट्राइंगल, जिसका एक एंगल 90 से ज़्यादा हो। अगर कोई भी अधिक कोण त्रिभुज होता है तो उसका हाइट क्या होता है, सामने के ऊपर वाला जो वर्टेक्स होता है वहाँ से परपेंडिकुलर डालेंगे तो वो इमेजिनरी मतलब कि बाहर होता है ट्राइंगल से, तो ये उसका हाइट कहलाता है। मतलब कुछ ऐसा दिखता है। तो यहाँ भी आप थोड़ा उल्टा करके एडीसी ट्रायंगल को देखो, तो एडीसी में भी ये एंगल क्या है, अधिक कोण है। तो इसकी हाइट कैसी दिखेगी, इसकी हाइट दिखेगी, इसको थोड़ा एक्सटेंड करेंगे और यहाँ से एक परपेंडिकुलर डालेंगे, ये परपेंडिकुलर हो गया। ठीक है, और ये इधर भी 90 ही होगा क्योंकि एक पे दोनों पैरेलल है ना, तो दोनों 90 होगा। तो उसका एरिया क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस कितना, अगर सी डी ले लूँ तो हाइट क्या, इसको मैं बोल देता हूँ पी, ए पी हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा क्योंकि ए पी ही तो हाइट है। ठीक है, ये हो गया एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी सी, इसको मैंने बोल दिया सेकेंड रिलेशन। तो अब 1 और 2 को देखो, अब 1 और 2 को मैं ऐड कर देता हूँ। तो 1 2 को ऐड करोगे तो क्या मिलेगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी सी इक्वल्स टू ए बी सी का एरिया क्या था, हाफ इंटू ए बी इंटू सी एन प्लस हाफ इंटू सी डी इंटू ए पी। ठीक है, हाफ इंटू ए बी, अच्छा सी एन ए पी, ये सब क्या है, ये सब हाइट ही है ना। इन सब को एच बोल दूँ, ये सब का लेंथ क्या है, हाइट ही है ना, एच है, वो तीनों बराबर ही है। तो ए बी इंटू सी एन को भी एच बोल देता हूँ, हाफ इंटू सी डी इंटू ए पी को भी एच बोल देता हूँ। तो हाफ इंटू एच बाहर ले लूँ क्या मैं, बिल्कुल ले सकते हैं। अंदर क्या बचा, ए बी प्लस सी डी, और ये ए बी सी का एरिया ए डी सी का एरिया बन के क्या बनेगा, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या आ गया, हाफ इंटू एच इंटू ए बी प्लस सी डी। मतलब कि अगर स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखना पड़े तो मैं ऐसे लिखूंगा, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज इक्वल्स टू
हाफ इंटू सम ऑफ द पैरेलल साइड्स, क्योंकि ए बी और सी डी को देखो वो दोनों क्या है, पैरेलल साइड्स है ना, तो उनका सम ही है, सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू, और एच के बारे में देखोगे तो क्या बोलोगे, एच क्या, हाइट या फिर दोनों पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स। ठीक है, ये हो जाता है उसका स्टेटमेंट के फॉर्म में, ये भी आप अच्छे से याद रखो। ठीक है, तो ऐसे हम लोगों ने, अब ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, फॉर्मूला याद रखो या यही याद रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये भी तो फॉर्मूला ही है, बस पता होना चाहिए कि ए बी सी डी में ए बी और सी डी क्या है, पैरेलल है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग ये चीज़ें डिफाइन करते हैं और इस तरह से समझते हैं कि कैसे हम लोग ट्रेपेजियम का एरिया निकालते हैं। अब इस पे बेस्ड और भी क्वेश्चंस होंगे, जो क्वेश्चंस मैं नेक्स्ट डे कराऊंगा, और फिर नेक्स्ट डे हम लोग और भी अच्छे से देखेंगे, और भी डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस देखेंगे एरियाज़ का। फिर उसके बाद मैं सॉलिड फिगर्स में जाऊंगा। सॉलिड फिगर्स में क्या होता है, मतलब क्यूब, क्यूबॉइड, इन सब चीज़ों के बारे में आपको बताऊंगा। ठीक है, वैसे उसके बारे में मैंने एक वीडियो 9th के लेक्चर का अपलोड कर दिया है, उसमें वही सब कुछ है, बट वो मैं आपको अगले लेक्चर में बता दूंगा कि क्या करना है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। ओके, आपका ये सारा अच्छे से नोट्स में लिखो। ठीक है, और जो क्वेश्चंस मैंने कराए हैं वो सब खुद से ट्राई करो, वो आपका होमवर्क है, खुद से ट्राई करो, होगा तो अच्छी बात है, नहीं होगा उसके बाद मैंने कैसे किया है वो देखो, बट पहले खुद से ट्राई करो और खुद इसके लैंग्वेज में आप होमवर्क के रूप में वो ग्रुप में डालो। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। ओके, अब आज मैं एक क्वेश्चन दे देता हूँ जो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। आप ये मत समझना कि कमेंट बॉक्स में मैं नहीं देख रहा हूँ, मैं आपके आंसर्स बिल्कुल देख रहा हूँ और मैं बताऊंगा भी सबके आंसर्स, मतलब बताऊंगा जल्दी से जल्दी मैं कोशिश करूंगा सबके आंसर्स बताने का। तो आज का क्वेश्चन है कि व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन 987537 into 743579 into 5789,743 is divided by 4। मतलब ये बड़े से नंबर को 4 से भाग देने के बाद रिमाइंडर क्या होगा, शेषफल क्या होगा, ये आपको बताना है। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय।